मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ डिमांड। मांग क्या है? मांग का मतलब है, एक शब्द में बोले तो मांग का मतलब है खरीदना। लेकिन मांग का अगर विस्तार से बात करें तो मांग का जो अवधारणा है, मांग की जो अवधारणा है, मांग की अवधारणा जो है, परिभाषा जो है वो विस्तृत है। मांग का मतलब किसी भी वस्तु को खरीदने की इच्छा, यानी अर्थात वस्तु पसंद आई तथा उसको खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति, यानी अर्थात उसे खरीदने के लिए आपकी जेब में पैसा भी है। परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति, खरीदने की क्षमता, तथा उस पैसे को खर्च करने का तत्परता, यानी जो पैसा आपके पास है वो पैसा आप खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। वो पैसा आप खर्च करने के लिए तैयार भी हैं। यानी मांग का मतलब क्या है? किसी वस्तु को खरीदने की इच्छा तथा उस वस्तु को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति तथा उस पर खर्च करने की तत्परता मांग कहलाती है। यानी वस्तु पसंद आनी चाहिए, यानी खरीदने के इच्छुक हो। उस वस्तु को खरीदने के लिए आपके पास, आपके जेब में क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए, यानी खर्च कर अर्थात क्रय शक्ति, खरीदने के लिए क्रय शक्ति यानी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, तथा वो पैसा आप खर्च करने के लिए क्या है? तैयार है, यानी खर्च करने की तत्परता, यानी पैसा खर्च करने के लिए तैयार है, तब वो क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। यानी मांग से प्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से है जिसे एक उपभोक्ता लेकिन निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार, इच्छुक तथा योग्य होता है। तैयार होना चाहिए यानी खर्च करने के लिए तैयार, इच्छुक अर्थात वो वस्तु पसंद आनी चाहिए, योग्य अर्थात खर्च करने के लिए परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति भी है। योग्य का मतलब है खरीदने के लिए क्षमता भी है, खरीदने की उसकी क्षमता भी है, यानी उसके जेब में पैसे हैं, तब वो क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। तो मांग से अभिप्राय वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं से जिसे एक उपभोक्ता एक निश्चित समय पर विभिन्न संभव कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार, इच्छुक तथा योग्य होता है। या फिर मांग से किसी वस्तु के लिए, मांग से अभिप्राय क्या है? किसी वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसे खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में क्रय शक्ति है और वो पैसा उस पर खर्च करने के लिए क्या है? तैयार है, तो वो क्या कहलाती है? मांग कहलाती है। क्या कहलाती है? मांग। आगे आता है मांग अनुसूची। मांग अनुसूची क्या है? मांग अनुसूची, अनुसूची का मतलब होता है तालिका। अनुसूची का मतलब क्या है? तालिका। मांग अनुसूची, अनुसूची का मतलब क्या है? तालिका। मांग अनुसूची, अनुसूची का मतलब क्या है? तालिका। मांग अनुसूची क्या कहलाता है? क्या होता है? कीमत और मांगी गई मात्रा के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। यानी टेबल बनेगा, टेबल में एक कॉलम में कीमत होगा, वस्तुओं की कीमत होगी, और एक कॉलम में वस्तु की मांगी गई मात्रा, यानी कीमत तथा मांगी गई मात्रा के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। कीमत तथा मांगी गई मात्रा के संबंध को तालिका पर दर्शाना मांग अनुसूची कहलाता है। मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत मांग अनुसूची और एक बाजार मांग अनुसूची। एक व्यक्तिगत और एक बाजार। व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? व्यक्तिगत मांग अनुसूची क्या है? बाजार में किसी एक उपभोक्ता के द्वारा, बाजार में किसी एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना। बाजार में किसी एक उपभोक्ता के द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाता है। और दूसरा बाजार मांग अनुसूची। बाजार मांग अनुसूची क्या है? बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा, बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा और कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। तो मांग अनुसूची दो प्रकार की होती है, एक व्यक्तिगत होती है और एक बाजार होता है। व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार में किसी एक उपभोक्ता द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाया जाता है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची कहलाती है। बाजार मांग अनुसूची, बाजार में सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी गई मात्रा तथा कीमत के संबंध को तालिका पर दर्शाना बाजार मांग अनुसूची कहलाता है। फिर आता है मांग वक्र। अगली हेडिंग मांग वक्र। मांग वक्र का मतलब होता है ग्राफ। वक्र का मतलब क्या होता है? ग्राफ।
वक्र, मांग वक्र क्या है? मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण। यानी जो मांग अनुसूची आपने बनाई, मांग तालिका जो आपने बनाई, उस तालिका को यदि आप ग्राफ पर प्रस्तुत करते हो, ग्राफ पर दर्शाते हो, प्रेजेंट करते हो, तो मांग वक्र कहलाता है। अर्थात मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण, मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत मांग वक्र और एक बाजार, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जो व्यक्तिगत मांग वक्र होता है, जो व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग वक्र, जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई है, जो व्यक्तिगत मांग अनुसूची बनाई है, यदि हम उसको ग्राफ पर दर्शा देते हैं तो व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है। और जो आपने बाजार मांग अनुसूची बनाई है, उसे ग्राफ पर दर्शा देते हैं तो बाजार मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र मैंने बताया, मांग वक्र क्या होता है? यानी मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण मांग वक्र कहलाता है। मांग वक्र कितने प्रकार का? दो प्रकार का, व्यक्तिगत मांग वक्र और बाजार मांग वक्र। जो व्यक्तिगत मांग वक्र है वो व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है, और जो बाजार मांग वक्र है, बाजार मांग वक्र है, वो बाजार मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण है। यानी व्यक्तिगत मांग वक्र, व्यक्तिगत मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण व्यक्तिगत मांग वक्र कहलाता है, और जो बाजार मांग वक्र है वो बाजार मांग अनुसूची का रेखा चित्रीय प्रस्तुतिकरण बाजार मांग वक्र कहलाता। आगे मांग फलन। मांग फलन क्या है? या फिर मांग को प्रभावित करने वाले घटक क्या है, या मांग के निर्धारक तत्व का है? ये हेडिंग है मांग फलन। मांग तथा मांग के विभिन्न निर्धारक तत्वों के बीच पाए जाने वाला फलनात्मक संबंध मांग फलन कहलाता है। इसका मतलब मांग को प्रभावित करने वाले घटक, ऐसे कारक, ऐसे तत्व जो मांग को प्रभावित कर देते हैं, जो मांग को क्या कर देते हैं? प्रभावित कर देते हैं, वो मांग फलन कहलाता है। इसके अंदर भी दो प्रकार का मांग फलन है, व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन और बाजार मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर पहला पॉइंट आता है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत से मांग कैसे प्रभावित होगा? वस्तु की कीमत से मांग कैसे प्रभावित होगा? यदि वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो मांग घट जाएगी, और यदि वस्तु की कीमत घटेगी तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये वस्तु की कीमत है। यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से मांग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। कीमत के बढ़ने पर मांग घटेगी, कीमत के घटने पर मांग क्या होगी? बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट आता है संबंधित वस्तु की कीमत। संबंधित वस्तु की कीमत क्या है? इसमें क्या होता है कि कीमत में परिवर्तन किसी अन्य वस्तु में होता है और मांग में परिवर्तन किसी दूसरे वस्तु में हो जाता है। यानी कीमत किसी और की घटती बढ़ती है, मांग किसी और की घट बढ़ रही है। इसके अंदर दो वस्तुएं आती हैं, एक प्रतिस्थापन वस्तुएं आती हैं और एक पूरक वस्तुएं आती हैं। एक प्रतिस्थापन वस्तु आती है और एक क्या आती है? पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन वस्तुएं क्या आती हैं? प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तुएं होती हैं जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चाय की जगह पर कॉफ़ी। जैसे हम चाय की जगह क्या पी सकते हैं? कॉफ़ी। वो प्रतिस्थापन वस्तु है। यदि चाय की कीमत बढ़ जाए तो जो लोग चाय पी रहे होंगे चाय छोड़कर क्या पीने लग जाएंगे? कॉफ़ी, क्योंकि चाय का प्रतिस्थापन क्या है? कॉफ़ी। यदि चाय की कीमत बढ़ती है तो चाय की मांग घट जाएगी, चाय छोड़ करके लोग कॉफ़ी पीने लग जाएंगे, यानी कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि चाय की कीमत बढ़े तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि चाय की कीमत घटे तो कॉफ़ी की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कीमत में किसी अन्य गुड्स वस्तु के परिवर्तन हो रहा है और मांग किसी अन्य वस्तु में हो रहा है। मांग में जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी अन्य वस्तु में होगा, इसे बोला जाता है प्रतिस्थापन वस्तुएं। अगला पॉइंट आता है पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं वह वस्तु होती हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। बाइक और पेट्रोल, पेन और स्याही, रबड़ और पेंसिल, जूता और मोजा, ये सब एक दूसरे के क्या हैं? पूरक, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरक वस्तु। तो इससे कैसे मांग प्रभावित होगा? यदि पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है तो बाइक की मांग कम हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा होने से जो लोग बाइक खरीदना चाह रहे थे वो सोचेंगे पेट्रोल महंगा हो गया, बाइक नहीं खरीदेंगे। और वही पेट्रोल की कीमत क्या हो जाए? कम हो जाए, तो बाइक की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यानी पेट्रोल सस्ता हो गया, अब लोग क्या सोचेंगे? पेट्रोल सस्ता हो गया, अब लोग क्या सोचेंगे? बाइक की मांग कर लेते हैं, बाइक को क्या कर लेते हैं? खरीद लेते हैं। अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित करती है? यानी आपकी सैलरी
आपकी मांग को कैसे प्रभावित करेगी? यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो उसकी मांग बढ़ जाएंगे, वह अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं खरीदेगा, घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की मांग क्या कर देगा? कम कर देगा। निम्न कोटि की मांग क्या कर देगा? कम कर देगा। यदि उपभोक्ता की आय अधिक है तो मांग अधिक होगा और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की मांग अधिक होगी, और जो घटिया क्वालिटी की निम्न कोटि की वस्तुएं, गिफिन कोटि की वस्तुएं हैं, उनकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और यदि उपभोक्ता की आय कम होती है, यदि उपभोक्ता की आय क्या होती है? कम होती है, तो मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और वो घटिया क्वालिटी की वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेगा और अच्छी क्वालिटी की वस्तुओं की मांग क्या कर देगा? कम कर देगा। ये उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय मांग को कैसे प्रभावित होगी? आय के अधिक होने पर मांग बढ़ जाती है और आय के कम होने पर मांग कम हो जाती है। दो प्रकार की वस्तुएं, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं, सामान्य कोटि की वस्तुएं, और दूसरा निम्न कोटि की वस्तुएं। आय के अधिक होने पर सामान्य कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। और आय के कमी होने पर निम्न कोटि की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, सामान्य कोटि की वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला पॉइंट आता है रुचि तथा प्राथमिकता। रुचि तथा प्राथमिकता, इसका मतलब है अन्य बातें समान रहने पर उपभोक्ता जिन वस्तुओं के प्रति रुचि और प्राथमिकता दर्शाता है। इसका मतलब ये है कि उपभोक्ताओं को जो वस्तुएं पसंद आती हैं उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, और जो वस्तुएं पसंद नहीं आती हैं उन वस्तुओं की मांग घट जाती है। ये फैशन के हिसाब से चलता है। जो वस्तुएं ट्रेंडिंग में होती हैं उनकी मांग बढ़ जाती है, जो वस्तुएं ट्रेंडिंग के यानी फैशन के दौर से निकल चुकी हैं उन वस्तुओं की मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। अगला पॉइंट संभावनाएं। यदि आपको लगता है संभावनाएं, यदि उपभोक्ता को लगता है निकट भविष्य में इस वस्तु किसी पर्टिकुलर वस्तु के खत्म होने की संभावना है या कमी होने की संभावना है, तो वर्तमान में उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ भाई ये वस्तु क्या निकट भविष्य में क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और कम होने की वजह से इसकी कीमतें क्या हो जाएंगी? बढ़ जाएंगी। तो वर्तमान में उसकी मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और यदि उपभोक्ता को लगता है निकट भविष्य में इसकी उपलब्धता क्या होने वाली? बढ़ने वाली है, तो वर्तमान मांग क्या कर देता है? कम कर देता है। ये है संभावनाएं। तो हमने ये पढ़ा व्यक्तिगत मांग फलन। व्यक्तिगत मांग फलन के अंदर 5 पॉइंट पढ़े। वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत जिसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ा, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, फिर उपभोक्ता की आय, फिर रुचि और प्राथमिकता, फिर संभावनाएं। जो व्यक्तिगत मांग फलन है, क्या है व्यक्तिगत मांग फलन? जो व्यक्तिगत स्तर पर मांग को प्रभावित कर रहे हैं। अगला पॉइंट है बाजार मांग फलन, जो बाजार के स्तर पर मांग को प्रभावित करते हैं, जिसके अंदर पहला पॉइंट जनसंख्या का आकार। जनसंख्या का आकार मांग को कैसे प्रभावित करेगा? यदि जनसंख्या अधिक है तो मांग अधिक होगी, जनसंख्या कम है तो मांग क्या होगी? कम होगी। मान लो कोई ऐसी जगह जहाँ पर बच्चों की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा। तो यदि बच्चों की जनसंख्या क्या है? ज़्यादा है, तो वहाँ पर बच्चों के प्रयोग होने वाली वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे खिलौने हो गए, टॉफ़ी, चॉकलेट हो गए, इन वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और यदि पुरुषों की जनसंख्या ज़्यादा है तो पुरुषों के प्रयोग वाले वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जैसे कि शेविंग क्रीम हो गया, ब्लेड हो गया, या रेजर हो गया, इन सब की मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये जनसंख्या का आकार, जिसमें जनसंख्या के बढ़ने पर मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और जनसंख्या के घटने पर मांग क्या हो जाती है? घट जाती है। आगे हम पढ़ेंगे आय का वितरण। बाजार मांग पर समाज में आय के वितरण का भी प्रभाव पड़ता है। यदि आय का वितरण असमानता को बढ़ाता है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग में वृद्धि होने की संभावना होती है। यानी आय का वितरण अगर असमान है, अनइक्वल है, किसी की ज़्यादा किसी की कम है, तो मांग विलासिता की वस्तु होगी। यानी अब मेरे के पास ज़्यादा पैसा होगा, वो विलासिता की वस्तुएं क्या करेंगे? ज़्यादा खरीदेंगे। विलासिता मतलब शौक के लिए जो वस्तु है, यानी ज़रूरत की वस्तुएं नहीं होती है, शौक के लिए वस्तुएं खरीदी जाती हैं, वो उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। वहीं आय अगर समान है तो विलासिता की वस्तुओं की मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो ये बाजार मांग फलन, जिसके अंदर 2 पॉइंट पढ़ा हमने, जनसंख्या का आकार और आय का वितरण, जो मांग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अगले हेडिंग है मांग का नियम। मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो मांग घट जाती है, और कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अर्थात मांग के नियम में बताया गया है कि कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध है। कीमत और मांग के बीच में ऋणात्मक संबंध है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत के घटने पर मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अन्य बातें समान रहने पर, ये जो बोला जा रहा है अन्य बातें समान रहने पर, ये है क्या? ये जो हमने मांग फलन अभी पढ़ा, उसमें से वस्तु की कीमत को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट हैं, संबंधित वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, रुचि और प्राथमिकता, संभावना, जनसंख्या का आकार, आय का वितरण, ये सब के सब क्या है? अन्य बातें। ये अन्य बातें समान है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसमें परिवर्तन हो रहा है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन। अन्य बातें समान रहने पर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है,
वो मांग का नियम। मांग का नियम के अंदर क्या बताया गया, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी मांग बढ़ जाती है, और कीमत बढ़ जाती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ये है मांग का नियम, मांग का नियम। अगली हेडिंग है मांग के नियम की मान्यताएं क्या है, अजम्पशंस क्या है। अजम्पशन यही है जो बोला जाता है अन्य बातें समान रहने पर, वस्तु की कीमत को छोड़ करके बाकी जितने भी पॉइंट हैं ये अपनी जगह पर क्या रहेंगे, इससे रहेंगे, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जैसे उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकता में कोई चेंज नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा। क्रेताओं की निकट भविष्य में आय में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ताओं के संबंधित वस्तु की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। उपभोक्ता के निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कोई परिवर्तन होने की कोई संभावना नहीं होती है। ये है मांग के नियम की मान्यताएं। जो बोला जाता है अन्य बातें समान रहने पर, यानी जो अन्य बातें हैं वो अपनी जगह पर क्या है, स्थिर है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो रहा। अगला पॉइंट, जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है। जब कीमत गिरती है तो किसी एक वस्तु को अधिक क्यों खरीदा जाता है, या फिर मांग वक्र का जो ढलान होता है वो ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है, यदि वस्तु की कीमत क्या होती है, गिरती है तो उसे अधिक क्यों खरीदा जाता है, या फिर मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। तो इसके अंदर पहला पॉइंट आता है ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार उपभोक्ता जैसे जैसे किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग करता है तो प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है, जो हमने उपभोक्ता संतुलन उपयोगिता विश्लेषण में पढ़ा। इसके कहने का मतलब यह है कि इससे, जैसे कि अगर आप मार्केट में गए पेन खरीदने के लिए तो एक पेन खरीदोगे 5 रुपये का मिलेगा, लेकिन अगर पूरा पूरा दर्जन खरीदोगे तो 12 पंचे 60 होता है, 60 की जगह आपको हो सकता है 50 का मिल जाए। यानी क्वांटिटी बढ़ी, प्राइस क्या हुई, घटी। जैसे जैसे आपकी क्वांटिटी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्राइस क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। तो पहला पॉइंट यही है कि जब कीमत गिरती है तो मांग अधिक क्यों होती है, या फिर मांग वक्र का ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। दूसरा पॉइंट, आय का प्रभाव। आय का प्रभाव क्या है, यदि किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। कीमत कम हुई, वास्तविक आय क्या हुई, बढ़ी। यदि कीमत कम हुई तो वास्तविक आय क्या हुई, बढ़ी। वास्तविक आय बढ़ने से उपभोक्ता कहता है कि वस्तु की मांग भी क्या कर दो, बढ़ा दो। यानी कल्पना कीजिए चावल 40 रुपये किलो मिल रहा था, अब उसको कितने के रुपये किलो मिल रहा है, 30 रुपये किलो मिल रहा है। यानी उपभोक्ता की वास्तविक आय 10 रुपये से क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब उपभोक्ता क्या बोला, भाई 10 रुपये का चावल और दे दो। जहाँ पर 40 रुपये का 1 किलो मिल रहा था वहीं 10 रुपये का आप क्या लेगा, एक्स्ट्रा ले लेगा। 30 किलो का 1 किलो चावल मिल जाएगा, बाकी 10 रुपये का और एक्स्ट्रा चावल ले लेगा। तो ये है आय प्रभाव। यानी आय प्रभाव क्या है, जब एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से, कीमत में परिवर्तन हुआ, कीमत में परिवर्तन होने से उपभोक्ता की वास्तविक आय में जो परिवर्तन हुआ, और वास्तविक आय में जो परिवर्तन होने से मांगी गई मात्रा में जो परिवर्तन हुआ उसे क्या बोला जाता है, आय प्रभाव। क्या बोला जाता है, आय प्रभाव। सीधा सा मतलब है कीमत कम होगी तो मांगी गई मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आय प्रभाव। अगला है प्रतिस्थापन प्रभाव। अगली हेडिंग प्रतिस्थापन प्रभाव। यदि कोई वस्तु अपने स्थानापन्न की तुलना में सस्ती हो जाती है, यदि कोई वस्तु अपने स्थानापन्न की तुलना में सस्ती हो जाती है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे चाय और कॉफ़ी, कॉफ़ी की कीमत मान लो बढ़ गई तो उसकी तुलना में चाय क्या है, सस्ती है, चाय की मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट आता है उपभोक्ता समूह का आकार। कई बार क्या होता है, जो वस्तुएं महंगी होती हैं बहुत सारे उपभोक्ता खरीद नहीं रहे होते, उन्हें महंगा लग रहा होता है, वो खरीद नहीं रहे होते। जब वही वस्तु क्या हो जाती है, सस्ती हो जाती है, तो जो उपभोक्ता उसे खरीद नहीं रहा था वो भी उसे खरीदने लग जाता है। यह है उपभोक्ता समूह का आकार, जिसके कारण मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उस वस्तु का मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उपभोक्ता समूह का आकार। अगला पॉइंट आता है विभिन्न उपयोग। जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग, जिन वस्तुओं के विभिन्न उपयोग होते हैं, विभिन्न उपयोग, जैसे कि बिजली है, बिजली का ढेर सारा प्रयोग है। यदि इसकी कीमत कम होगी तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मान लो बहुत सस्ता होगा तो लोगों के घर के अंदर बिना मतलब कंजप्शन, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा बिना मतलब का क्या होता रहेगा, चलता रहेगा। और इसकी कीमत अगर ज़्यादा होती है तो जो ज़रूरी है वही उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। तो ये है विभिन्न उपयोग। विभिन्न उपयोग में जिन वस्तुओं की कीमत क्या होती है, कम होती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे कि दूध हो गया या फिर बिजली हो गया, इन वस्तुओं की कीमत अगर कम होती है तो इनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो हमने ये हेडिंग पढ़ा, जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है तो उसे अधिक क्यों खरीदा जाता है, या फिर मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक क्यों होता है। तो हमने इसके अंदर 5 पॉइंट पढ़े। 5 पॉइंट क्या पढ़े, ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, उपभोक्ता समूह का आकार और विभिन्न प्रयोग।
आगे हम पढ़ेंगे मांग के नियम का अपवाद। मांग के नियम का अपवाद हमने इससे पहले पढ़ा। मांग का नियम जो इससे पहले से पहले हेडिंग पढ़ी, मांग का नियम। मांग का नियम क्या कह रहा था कि यदि कीमत बढ़ेगी तो मांग घटेगी, और यदि कीमत घटेगी तो मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यह है मांग का नियम। लेकिन मांग के नियम का अपवाद जो है इसके उल्टा जाता है, विरुद्ध जाता है, इसका विरोध करता है। कहता है ये अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ेगी तो मांग भी बढ़ जाएगी, और जब कीमत घटेगी तो मांग भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ये कहता है मांग के नियम का अपवाद। अब इसको प्रभावित करने वाले 3 पॉइंट क्या है। पहला, प्रतिष्ठा सूचक, जो समाज के प्रतिष्ठा की सूचक वस्तुएं, सोना चांदी हीरे जवाहरात। ये कहता है कि जब सोने चांदी हीरे जवाहरात की कीमत क्या होती है, बढ़ती है, तो इनकी मांग क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब इनकी कीमत घटती है तो मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। ये समाज के प्रतिष्ठा की सूचक वस्तुएं। कैसे? आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से अगर सोचते हैं तो यदि इनकी कीमत अगर क्या होगी, बढ़ रही होगी, तभी आप इसे क्या करना चाहेंगे, खरीदना चाहेंगे। आप सोचेंगे यार अगर ये 40 रुपये में मिल रहा है तो कल इसकी कीमत क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए, 50 रुपये हो, ताकि हम इसे जैसे ही कीमत बढ़े उसे क्या कर दें, बेच दें। इस पर्पज़ तभी ये समाज के प्रतिष्ठा सूचक की वस्तुएं कहलाती हैं। सोना चांदी हीरे जवाहरात, जब इनकी कीमत बढ़ती है तो मांग बढ़ जाती है, कीमत घटती है तो मांग घट जाती है। अगला पॉइंट आता है गिफिन वस्तुएं, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं। घटिया क्वालिटी की वस्तुओं के अंदर क्या होता है, 2 प्रकार की वस्तु, जैसे दूध आता है, एक डीएमएस का दूध आता है शायद, और एक फुल क्रीम का दूध आता है। फुल क्रीम का दूध कहीं 30-32 रुपये में मिल रहा है, वहीं डीएमएस का दूध 25 रुपये 26 रुपये में मिल रहा है। तो यदि ये नियम कह रहा, मांग के नियम का अपवाद कह रहा है कि यदि डीएमएस के दूध की कीमत 25-26 से बढ़कर के 30-32 हो जाए तो इसकी मांग बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ जाएगी? या फिर फुल क्रीम का दूध की कीमत 32 से घट करके 26 रुपये हो जाए तो इसकी मांग क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कैसे? ये उपभोक्ता की मानसिकता पर डिपेंड करता है। यदि कीमत डीएमएस वाले दूध की कीमत 26 से बढ़कर के 32 हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि उपभोक्ता की मानसिकता कहेगा इसकी क्वालिटी में क्या हुआ है, सुधार हुआ, जिसकी वजह से इसकी कीमत बढ़ गई है और उसकी मांग क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और वहीं जो फुल क्रीम वाला दूध जो 30-32 था वो घट करके 25-26 हुआ, उसकी कीमत घट करके 25-26 हुई, तो उपभोक्ता की मानसिकता कहेगा इसकी क्वालिटी में क्या आया होगा, खराबी आया होगा, जिसकी वजह से इसकी कीमत क्या की हुई है, गिरी, और उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यह है गिफिन वस्तु। अगला है अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अज्ञानता और भ्रम के कारण जो महंगी वस्तुएं होती हैं उसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं और उसकी मांग क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, और जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उसे कम महत्वपूर्ण समझते हैं और उसकी मांग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यह है अज्ञानता, भ्रम के कारण। भ्रम के कारण महंगी वस्तुओं को अच्छा समझते हैं और उसकी मांग बढ़ा देते हैं, और सस्ती वस्तुओं को बेकार समझते हैं। महंगी वस्तुओं को, जो महंगी वस्तुएं होती हैं उनको अच्छा समझते हैं और उनकी मांग बढ़ा देते हैं, और जो सस्ती वस्तुएं होती हैं उन्हें बेकार वस्तुएं समझते हैं और उनकी मांग क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ये हमने पढ़ा मांग के नियम का अपवाद, जिसके अंदर 3 पॉइंट थे। प्रतिष्ठा सूचक वस्तु, गिफिन वस्तुएं और अज्ञानता। अगली हेडिंग पढ़ेंगे भाई, मांग वक्र पर संचलन तथा मांग वक्र में खिसकाव, या फिर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग में परिवर्तन। तो पढ़ते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग वक्र पर संचलन, दोनों पॉइंट एक ही हैं। मांग वक्र पर संचलन कह लो या मांग वक्र पर खिसकाव, मांग वक्र पर संचलन कह लो या फिर मांगी गई मात्रा में परिवर्तन कर लो, दोनों पॉइंट एक ही है। मांग वक्र पर संचलन और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन। पहले पढ़ते हैं मांगी गई मात्रा में परिवर्तन या फिर मांग वक्र पर संचलन क्या है। अन्य बातें समान रहने पर, जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण मांग में यदि परिवर्तन हो तो ये मांग वक्र पर संचलन है। क्या बोला मैंने? अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर यदि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है और कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन होता है तो ये मांग वक्र पर संचलन है। तो ये मांग वक्र पर संचलन है, अन्य बातें समान रहने पर। इसके अंदर 2 पॉइंट आता है, एक पॉइंट आता है मांग का विस्तार और एक होता है मांग का संकुचन। विस्तार क्या है? अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत कम हो और मांग बढ़ जाए, ये विस्तार है। अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत कम हो और मांग क्या हो जाए, बढ़ जाए, ये क्या है? विस्तार। ये क्या है? विस्तार। और संकुचन, मांग वक्र पर संकुचन क्या है? अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ जाए और मांग क्या हो जाए, घट जाए, तो ये क्या है? संकुचन। ये क्या है? संकुचन। तो हमने पढ़ा मांग में विस्तार, मांग का विस्तार और मांग का संकुचन। मांग का विस्तार तब होता है अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर, अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत कम हो, मांग बढ़ जाए, ये मांग का विस्तार है। मांग का संकुचन क्या है? अन्य बातें समान रहने पर जब कीमत बढ़ जाए
और मांग क्या हो जाए, घट जाए, ये मांग का संकुचन है, ये मांग का संकुचन है। अगली हेडिंग आती है मांग वक्र में खिसकाव। मांग वक्र में खिसकाव क्या है? खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? अब जैसे हमने पढ़ा अन्य बातें समान रहने पर कीमत में परिवर्तन कारण, इसके अंदर उसका उल्टा होता है। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो परिवर्तन होता है उसे मांग वक्र में खिसकाव कहता है। अर्थात यहाँ पर कीमत क्या रहती है? स्थिर रहती है। कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कीमत में कोई चेंज नहीं आता। अगर चेंज आता है तो किसमें चेंज आता है? अन्य बातों में परिवर्तन आता है। किसमें परिवर्तन आता है? अन्य बातों। अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन आता है। अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में क्या आता है? परिवर्तन आता है। उसे मांग वक्र में खिसकाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मांग वक्र में खिसकाव। इसके अंदर 2 पॉइंट आता है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। वृद्धि कब होती है? कीमत अपनी जगह पर स्थिर है, अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जब बढ़ोतरी होती है। अन्य बातें क्या? मान लो उपभोक्ता की आय क्या हो गई? बढ़ गई। यदि उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो मांग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और मांग वक्र दाएं तरफ क्या कर जाएगा? खिसक जाएगा। उपभोक्ता की आय में बड़े वृद्धि होने से मांग में क्या होगा? वृद्धि होगा। और मांग वक्र दाएं तरफ क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। यह है मांग वक्र में वृद्धि, मांग में वृद्धि। ये क्या है? मांग में वृद्धि। मांग में वृद्धि क्या है? कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो बढ़ोतरी होती है। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो बढ़ोतरी होती है उसे मांग में वृद्धि कहा जाता है। जैसे कीमत 10 रुपये, मांग अभी भी 20, जैसे कीमत 10 रुपये, मांग 20 हुई। कीमत अभी भी 10 रुपये लेकिन मांग बढ़ करके क्या हो गई? 30। ये कैसे बढ़ी? यानी उपभोक्ता की आय क्या हो गया? बढ़ गया। उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से मांग क्या हो गई है? बढ़ गई। और मांग वक्र दाईं तरफ खिसक गया। यानी मांग वक्र दाईं तरफ क्या हो जाएगा? खिसक जाएगा। अगर हम पढ़े मांग में वृद्धि के कारण क्या है? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए तो मांग बढ़ जाएगी। जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाए तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब फैशन और जलवायु में सकारात्मक परिवर्तन हो तो मांग बढ़ जाएगी। जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी होने की संभावना हो तो मांग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यह है मांग में वृद्धि होने के कारण। क्या है? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है, पूरक वस्तु की कीमत में कमी होती है, जब फैशन और जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के उपभोक्ता की रुचि में परिवर्तन होता है, जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में कमी होने की संभावना। आगे पढ़ेंगे मांग में कमी। मांग में कमी क्या है? ठीक उसका उल्टा। कीमत समान रहने पर अन्य बातों में परिवर्तन के कारण मांग में जो बढ़ोतरी होती है उसे मांग में कमी कहा जाता है। जैसे उपभोक्ता की आय कम हो गई। यदि उपभोक्ता की आय कम होगी तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और मांग वक्र बाईं तरफ क्या कर जाएगा? खिसक जाएगा। जैसे कीमत अभी 10 रुपये है, मांग 30 है। कीमत अभी भी 10 के 10 ही है लेकिन मांग घट करके क्या हो गई? 20 हो गई। क्यों? भाई उपभोक्ता की आय क्या हो गई? कम हुई। और यदि उपभोक्ता की आय क्या हुई है? कम हुई, तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये मांग में कमी। मांग में कमी। मांग में कमी का कारण क्या होगा? जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाए, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाए, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाए, जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना हो तो मांग में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। तो मांग में क्या हो जाती है? कमी। कैसे? जब उपभोक्ता, मांग में कमी के कारण क्या है? मांग में कमी के कारण क्या भाई? जब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, जब पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण वस्तु के लिए उपभोक्ता की रुचि में क्या आती है? कमी आती है। और जब निकट भविष्य में वस्तु की उपलब्धता में वृद्धि होने की संभावना हो तो मांग में क्या हो जाती है? कमी। ये हमने मांग में कमी के कारण, मांग में कमी के कारण। तो हमने अभी क्या सीखा? मांग वक्र पर संचलन और मांग वक्र में खिसकाव सीखा। मांग वक्र पर संचलन के अंदर 2 पॉइंट पढ़ा, मांग में विस्तार और मांग में संकुचन। और मांग वक्र में खिसकाव, मांग वक्र में खिसकाव के अंदर 2 पॉइंट सीखा, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि जिसमें मांग वक्र दाईं तरफ खिसक जाता है, और मांग में कमी जिसमें मांग वक्र बाईं तरफ क्या हो जाता है? खिसक जाता है। जिसमें मांग वक्र बाईं तरफ खिसक जाता है। ये पूरा चैप्टर था मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत, जिस विषय पर हमने क्या किया? अध्ययन किया मांग का सिद्धांत। मांग के बारे में, मांग होता क्या है, मांग अनुसूची क्या है, मांग वक्र क्या है, मांग फलन क्या है, मांग के निर्धारक तत्व क्या है,
किसी वस्तु की कीमत घटती है तो उससे अधिक क्यों खरीदा जाता है, या फिर मांग वक्र ढलान ऋणात्मक क्यों होता है। मांग के नियम क्या है, मांग के नियम का अपवाद क्या है, मांग वक्र पर संचलन क्या है, मांग वक्र में खिसकाव क्या है।